नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मोहित यादव एजुकेशन। इस चैनल पर मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित सवालों को सॉल्व करा रहा हूँ। ये इस प्रकार के सवाल हैं जो आपको मैकेनिकल डिप्लोमा जेई की प्रिपरेशन में विभिन्न स्थानों पर आपके काम आ सकते हैं, जैसे बार्क, एसएससी जेई, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीपीएससी। इन सभी क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उन्हीं को आपको सॉल्व करा रहा हूँ। तो अभी तक मैंने लगभग थर्मोडायनेमिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन, बॉयलर, हीट ट्रांसफ़र, फ्लूइड मैकेनिक्स, इन सभी संबंधित सवालों को सॉल्व कराया है। अभी जो मैं करा रहा हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल संबंधित सवालों को सॉल्व करा रहा हूँ। यदि आप इसके पहले क्वेश्चन सीरीज़ देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, इसके पहले के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। आज जो हम आपको सॉल्व कराने जा रहे हैं वो क्वेश्चन है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सब्जेक्ट के चैप्टर टॉर्जन ऑफ शाफ्ट से संबंधित सवालों को। ठीक, तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न आपके सामने है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो टॉर्जन ऑफ शाफ्ट होता है उस पर पूरे टॉर्जन ऑफ शाफ्ट में जो मेन फार्मूला आपको याद रखना है वो है, आपको याद रखना है ताकि शियरिंग इक्वेशन, यानी जिसे क्या कहते हैं टॉर्जन इक्वेशन, याद करके रखना है। टॉर्जन इक्वेशन होता क्या है? टॉर्जन इक्वेशन मैं आपके सामने लिख देता हूँ। वो होता है T/IP, या किसी को लोग जे भी कहते हैं, इक्वल टू जी टाउ बाई आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल। ये आपका जो होता है इसको टॉर्जन इक्वेशन कहते हैं। इसमें टार्क टी क्या है? टी है टार्क अप्लाइड, जो हमने टार्क अप्लाई किया है। आईपी क्या है? आईपी इक्वल टू होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ठीक, और टाउ क्या होता है? टाउ होता है शियर स्ट्रेस। आर क्या है? जिस रेडियस पर हमको शियर स्ट्रेस निकालनी है, स्मॉल आर। जी क्या है? जिसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस कहा जाता है। थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट, मतलब जब किसी शाफ्ट पे हम टॉर्क लगाते हैं तो उसमें कितने एंगल का ट्विस्ट आया है। एल क्या है? लेंथ ऑफ द शाफ्ट, शाफ्ट की लेंथ होती है। देखिए, ये जो इक्वेशन है ये बिल्कुल आपका जिसके पहले जो मैंने चैप्टर पढ़ा था बेंडिंग ऑफ बीम्स, उसी के बेंडिंग इक्वेशन ही है। अगर हम टार्क जो है यम कहते हैं, ठीक, और पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हिसाब से सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लेते हैं। टाउ की जगह पे हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस लेते हैं। रेडियस की जगह पे क्या ले लेते हैं? हम लोग उसकी डिस्टेंस ले लेते हैं न्यूट्रल एक्सिस से वाई, टाउ बाई वाई इक्वल टू जी। जी की हम लोग क्या ले लेते हैं? ई ले लेते हैं। और यल बाई थीटा की जगह पे हम लोग क्या ले लेते हैं? आर ले लेते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखिए, दोनों के दोनों इक्वेशन लगभग एक ही चीज़ को रिसेंबल करते हैं, लेकिन ये क्या है? आपके बेंडिंग इक्वेशन है और ऊपर ये जो क्या है? टॉर्जन इक्वेशन है। मतलब जब भी आपको सवाल करना है तो अगर आपको देखना है कि सवाल में मोमेंट दिया हुआ है, मोमेंट, ठीक, तो और हमको बेंडिंग स्ट्रेस निकालनी है, तो उस कंडीशन में हम लोग किसको अप्लाई करेंगे? तब हम लोग बेंडिंग इक्वेशन अप्लाई करेंगे। और अगर सवाल में क्या टॉर्क दिया हुआ हो और हमको शियर स्ट्रेस से संबंधित सवाल निकालने हैं, शियर स्ट्रेस संबंधित सवालों को सॉल्व करना है, तब हम लोग कौन सा इक्वेशन लगाते हैं? तब हम लोग लगाते हैं जिसको कहते हैं कि टॉर्जन इक्वेशन कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से इसी आ गया। जिस प्रकार बेंडिंग ऑफ बीम में हमने आपको सेक्शन मॉडुलस पढ़ाया था, उसी प्रकार यहाँ पर होता है, इसको पोलर सेक्शन मॉडुलस होता है। क्या होता है? पोलर सेक्शन मॉडुलस, पोलर सेक्शन मॉडुलस होता है। ठीक, हमने बताया था जिसका सेक्शन मॉडुलस जितना ज़्यादा होगा उस बीम की बेंडिंग स्ट्रेंथ उतनी ही अधिक होगी। उसी प्रकार जिसका पोलर सेक्शन मॉडुलस जितना ज़्यादा अधिक होगा वो शाफ्ट उतनी ही टॉर्जन के लिए उतनी ही मजबूत होगी। ट्विस्टिंग मोमेंट या इसको सहने की क्षमता उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो पोलर सेक्शन मॉडुलस जेडपी, इसको दर्शाया जाता है, ये इक्वल टू होता है आईपी, मतलब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय रेडियस, मतलब जिस रेडियस पे हमको उसको निकालना है। रेडियस मैक्स ले लेते हैं, नहीं मैक्सिमम रेडियस पे अगर हम लोग को निकालना है तो मैक्सिमम रेडियस ले लेते हैं। ठीक, तो ये क्या है? सेक्शन पोलर सेक्शन मॉडुलस का फॉर्मूला होता है। इसी को कभी कभी टॉर्सनल स्ट्रेंथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉर्सनल स्ट्रेंथ, टॉर्सनल स्ट्रेंथ भी कहा जाता है। अब एक चीज़ है, तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने जो है वो है कि एक 3 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर लंबी स्टील सिलेंड्रिकल शाफ्ट है जो रिजिडिटी हेड एट 2 एंड्स, वो दोनों एंड पर रिजिडली हेल्ड किया। अंदर शाफ्ट जो है, अगर शाफ्ट इस प्रकार से हो तो उसको दोनों किनारों पे इस प्रकार से रिजिडली हेल्ड किया, मतलब दोनों तरफ से उसको कस के जमी हुई है।
ठीक। ए पुली इज माउंटेड और द शाफ्ट एट 1 मीटर फ्रॉम वन एंड, एक एंड से 1 मीटर दूरी पर एक पुली लगा दी गई है, ठीक, एक पुली लगा दी हमने। द शाफ्ट इज ट्विस्टेड बाय अप्लाइंग टार्क ऑन दिस पुली, इस पुली पर एक टार्क अप्लाई किया गया है, मान लीजिए टी है, ठीक, इस पर अप्लाई किया गया है। तो उन्होंने पूछा था मैक्सिमम शियरिंग स्ट्रेसेस डेवलप्ड, तो इनमें क्या कोई मैक्सिमम शियरिंग स्ट्रेस डेवलप्ड इन 1 मीटर एंड 2 मीटर। इस तरफ मान लीजिए 1 मीटर पे हमें बचा, यहाँ पे 2 मीटर बचा, क्योंकि टोटल 3 मीटर की शाफ्ट थी, तो इधर से हमने 1 मीटर पे लगाया, दूसरी तरफ 2 मीटर पे लगाया, ठीक। और ठीक, स्ट्रेस डेवलप्ड 1 मीटर एंड 2 मीटर लेंथ्स आर रेस्पेक्टिवली टाउ 1 एंड टाउ 2। इसको 1 मीटर को इन्होंने जो शियर स्ट्रेस डेवलप इसको टाउ 1 कहा, और दूसरी तरफ जो शियर स्ट्रेस डेवलप हुई इसको टाउ 2 कहा। तो उन्होंने पूछा इस टाउ 1 और टाउ 2 का रेशियो क्या होता है। तो देखिए सिंपली सवाल को सॉल्व कर देना है। इन्होंने हमने एक बार फिर से इसको बना लेते हैं। यहाँ पे ऐसी शाफ्ट जो है रिजिड है, यहाँ पे एक पुली लगी है जिस पर टार्क लगाया गया है, इसकी दूरी 1 मीटर है, इसकी दूरी 2 मीटर है। यहाँ का जो शियर स्ट्रेस टाउ 1 है, इसका शियर स्ट्रेस टाउ 2 है। तो यहाँ पे जो लगने वाला टार्क क्या है, टी है, ठीक। तो सीधे सीधे देखिए हम जानते हैं कि यहाँ पे टाउ हम लोग जानते हैं क्या होता है, टाउ टी अपॉन आई पी इक्वल टू क्या होता है, टाउ बाई आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल, क्या होता है, जी थीटा बाई एल। अब देखिए क्योंकि टार्क यहाँ पे लगाया गया है, तो ये जो शाफ्ट है, ये दोनों जो अलग अलग पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, ये पैरेलल में काम करेंगी, ठीक। अब पैरेलल में कब शाफ्ट कहेंगे, सब शाफ्ट को पैरेलल कब कहेंगे और कब सीरीज़ कहेंगे। अगर एक ही शाफ्ट इस प्रकार से हो तो एक एंड पर फिक्स हो और उस एक शाफ्ट जुड़ी हो, उसके जस्ट बाद दूसरी शाफ्ट इस प्रकार से जुड़ी हो, ठीक, और सिर्फ जुड़ी हो, और हम लोग एक जगह पर टार्क लगाएं, और मतलब टार्क उसका सेम हो, टी क्या हो, दोनों के लिए सेम हो, एक ही टार्क दोनों पर अप्लाई किया जा रहा हो, ठीक। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक कुछ एंगल ऑफ ट्विस्ट आएगा θ1 और इसमें एक कुछ एंगल ऑफ ट्विस्ट आएगा θ2, और जो टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा आएगा वो हो जाएगा θ1 प्लस θ2। तो ये क्या है, इस स्थिति में कहा जाता है कि ये शाफ्ट किसमें सीरीज़ में है, कि शाफ्ट किसमें है, सीरीज़ में है, क्योंकि जब टार्क इनका सेम होता है और जो एंगल ऑफ ट्विस्ट होता है वो दोनों के एंगल ऑफ ट्विस्ट के योग के बराबर होता है, दोनों पार्ट के एंगल ऑफ ट्विस्ट के इक्वल बराबर होगा, ठीक। जरूरी नहीं इन शाफ्ट का डायमीटर अलग हो, दोनों सेम डायमीटर की भी हो सकती हैं, ठीक। तो इसको हम क्या कहेंगे, शाफ्ट सीरीज़ में है, ठीक। और सब शाफ्ट पैरेलल में होती हैं, तो शाफ्ट इस प्रकार से होती है, मान लीजिए शाफ्ट यहाँ है, दूसरा सिरा यहाँ है, और दोनों के बीच में शाफ्ट, ठीक, एक शाफ्ट है, ठीक, एक शाफ्ट जो है इस प्रकार है, ये शाफ्ट यहाँ है और दूसरी शाफ्ट इससे है, दोनों तरफ से फिक्स एंड है, और बीच में जब हम इसको टार्क लगाते हैं, टार्क टी जो होता है, ठीक, तो क्या होता है, ये दोनों ये टार्क जो होता है जब इसको ट्विस्ट करता है तो जो इसका एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा बनाता है वही इसका एंगल ऑफ ट्विस्ट θ2 आता है। मतलब इसमें क्या होता है, जब तो θ1 इक्वल टू θ2 होता है, और जो टार्क होता है वो हम लोग बीच में अप्लाई करते हैं, वो दोनों में एक निश्चित अनुपात में बढ़ जाता है। और वो निश्चित अनुपात क्या होता है, वो निश्चित अनुपात होता है अगर ये L1 है, ठीक, और ये क्या है, दूसरे इस तरफ क्या है, L2 है, ठीक। तो जो इनका अनुपात होगा, तो मान लीजिए इसके लिए टार्क T1 आता है, इसके लिए टार्क T2 आता है, तो होता है T1 अपॉन T2 इक्वल टू हो जाता है L2 अपॉन L1। इस अनुपात में, मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अनुपात में दोनों एक दूसरे में वितरित हो जाते हैं, लेकिन उनका एंगल ऑफ ट्विस्ट दोनों शाफ्ट के लिए क्या होता है, सेम होता है। तो ऐसी स्थिति में जो शाफ्ट बनती हैं उनको पैरेलल शाफ्ट कहा जाता है, ठीक। पैरेलल शाफ्ट उसको तो हम कहेंगे एक शाफ्ट ये जा रही है, दूसरे बाद दूसरी शाफ्ट ये जा रही है, दोनों अलग अलग हैं तो पैरेलल है, क्योंकि उन दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम बनी हुई है। देखिए इस कंडीशन में भी शाफ्ट को क्या कहा जाता है, पैरेलल कहा जाता है, क्योंकि उनकी क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट सेम है। इसके अलावा पैरेलल शाफ्ट होने का एक और कंडीशन ये हो सकती है, मान लीजिए एक शाफ्ट है, उसके एक दूसरी, ठीक, एक हॉलो शाफ्ट है, उसके अंदर एक सॉलिड शाफ्ट है, और दोनों एक ही एंड से फिक्स हैं, तो इस कंडीशन में भी इन शाफ्ट को क्या कहा जाएगा, पैरेलल शाफ्ट ही कहा जाएगा, ठीक। तो पैरेलल शाफ्ट ध्यान रखिएगा कि जगह दोनों एंड से फिक्स हैं और बीच से हमने उसको दो पार्ट में बांट रखा है, दोनों पैरेलल शाफ्ट के अंतर्गत ही कहलाती हैं, क्योंकि उनका एंगल ऑफ ट्विस्ट सेम होता है। तो आइए इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। इस सवाल इन्होंने कहा कि ऐसे एक शाफ्ट थी
जिसके यहाँ से 1 मीटर दूरी पर एक पुली लगाई गई, तो दूसरे साइड कितना रह गया, 2 मीटर शेष बच गया, और इस पर एक टार्क टी अप्लाई किया गया है। तो इन्होंने पूछा कहा है कि ये जो 1 मीटर साइड है वहाँ जो शियर स्ट्रेस डब्ल्यू हुआ टाउ 1 हुआ, दूसरी तरफ जो शियर स्ट्रेस डब्ल्यू हुआ डेवलप हुआ टाउ 2 हुआ, तो इन दोनों का रेशियो क्या है। तो हम जानते हैं कि टार्क अपॉन आई पी इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है टाउ बाई आर इक्वल टू जी थीटा बाई यल होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या हमको पता है, यहाँ पे हमको एल पता है, ठीक, एंगल ऑफ ट्विस्ट दोनों के लिए सेम होगा क्योंकि दोनों शाफ्ट पैरेलल होगी, तो जी पता है। मटेरियल देखिए दोनों का शाफ्ट दोनों का एक ही है क्योंकि एक ही शाफ्ट दोनों तरफ लगी है, दोनों तरफ का मटेरियल सेम होगा, तो जी भी सेम है। हमको आई पी की भी सेम है क्योंकि डायमीटर तो उसका दिया नहीं है, तो आई पी हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। टाउ हमको निकालना है, रेडियस क्या है, रेडियस भी हम नहीं वो नहीं दिया, तो रेडियस भी नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आर क्या है, दोनों क्योंकि दोनों के लिए सेम हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग आई पी नहीं निकाल सकते, इसलिए इस टर्म को हम लोग छोड़ देंगे, और जो दूसरा टर्म बचा इसी के आधार पर सवाल को सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा टाउ बाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी थीटा बाई यल। तो पहले के लिए टाउ 1 निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, आर जी थीटा बाई यल हो जाएगा, है ना, पहले के लिए, ठीक। तो देखिए तो आर तो देखिए दोनों शाफ्ट के लिए सेम, ठीक, ये हो जाएगा। देखिए आर दोनों शाफ्ट के लिए सेम है क्योंकि दोनों तरफ डायमीटर सेम है, जी दोनों तरफ का मटेरियल सेम है, थीटा दोनों तरफ का मटेरियल सेम है, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि टाउ जो है, टाउ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एल के, मतलब टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 इंटू एल, या दूसरे वर्ड से हम लोग कह सकते हैं कि टाउ इंटू एल इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, कांस्टेंट हो जाना चाहिए। तो दूसरी इसको हम लोग सीधे सीधे सवाल को सॉल्व कर देंगे, मतलब टाउ 1 L1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ 2 L2, तो टाउ 1 इंटू L1 की वैल्यू कितनी है, ये देखिए यहाँ पे शाफ्ट इस प्रकार से लगी हुई थी और बीच में पुली लगी हुई थी, तो इस तरफ पार्ट 1 था, ये 2 था, तो ये हो जाएगा टाउ L1 की दूरी 1 और टाउ 2 इंटू L2 की वैल्यू क्या है 2, तो टाउ 1 अपॉन टाउ 2 इक्वल टू क्या हो जाएगी 2/1, टाउ 1 अपॉन टाउ 2 इक्वल टू 2/1, और पूछा क्या है, टाउ 2 अपॉन टाउ 1 पूछा है, तो टाउ 2 अपॉन टाउ 1 बराबर क्या हो जाएगा, टाउ 2 अपॉन टाउ 1 इक्वल टू हो जाएगा 1/2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/2। तो रख देते हैं इसमें आंसर में, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 1/2, ठीक, समझ में आए फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, अब आगे बढ़ते हैं तो अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है ठीक, दूसरा सवाल है, ठीक, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन अ सॉलिड शाफ्ट और डायमीटर d एंड लेंथ l ट्विस्टेड थ्रू एन एंगल थीटा इज j, ठीक, मतलब एक मैक्सिमम शियर सॉलिड शाफ्ट ऑफ डायमीटर d और लेंथ l है ट्विस्टेड थ्रू एन एंगल थीटा इज टाउ, मतलब एक सॉलिड शाफ्ट थी जिसका डायमीटर d था, लेंथ l थी, उसको जब ट्विस्ट किया गया तो उसका एंगल थीटा है और उसका जो शियर स्ट्रेस है वो टाउ है, ठीक। हमने पूछा है ये हॉलो शाफ्ट ऑफ सेम मटेरियल, हॉलो शाफ्ट क्या है, एक दूसरी हॉलो शाफ्ट उन्होंने कहा सेम मटेरियल, मतलब जी क्या है दोनों के लिए सेम है, ठीक, सेम मटेरियल, लेंथ हैविंग आउटसाइड एंड इनसाइड डायमीटर, आउटसाइड डायमीटर डी है, इनसाइड डायमीटर d/2 है, जबकि सॉलिड शाफ्ट के लिए इन डायमीटर क्या है d है, ओके। इज ऑल्सो ट्विस्टेड थ्रू द सेम एंगल ऑफ ट्विस्ट, सेम एंगल ऑफ ट्विस्ट, थीटा भी क्या है दोनों में सेम दे रखा है इन्होंने। तो वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हॉलो शाफ्ट विल बी, हॉलो शाफ्ट के लिए उन्होंने पूछा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या है, मतलब अभी इस सवाल में सीधे सीधे उन्होंने कहा कि एक सॉलिड शाफ्ट है जिसका डायमीटर d था, लेंथ l था और उसका एंगल ऑफ ट्विस्ट t था, और तो उसमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप हुई टाउ ही। अब अगर उन्होंने कहा किसी जहाँ पे हमने एक हॉलो शाफ्ट ले ली जिसका एंगल ऑफ ट्विस्ट भी सेम है और क्या कहते हैं मटेरियल भी सेम है, तो और डायमीटर लेकिन इनसाइड और आउटसाइड डायमीटर चेंज हो गए हैं, तो उस कंडीशन में जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगी वो क्या होगी। तो देखिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस सबसे पहले जान लेते हैं कितनी होगी। हम जानते हैं कि टाउ बाई आर इक्वल टू क्या होता है, जी थीटा बाई यल होता है, ठीक। तो टाउ मैक्स की वैल्यू कहाँ होगी, टाउ मैक्स की वैल्यू होगी जहाँ पे आर की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो आर मैक्स तो मतलब जो बाहरी डायमीटर, तो आर मैक्स इसको हम लिख सकते हैं जी थीटा बाई यल इंटू आर, ठीक। तो हम लोग क्या है पहले शाफ्ट के लिए टाउ मैक्स निकाल लेते हैं, ठीक। तो पहले शाफ्ट के लिए टाउ मैक्स की वैल्यू हो जाएगी, पहली शाफ्ट के टाउ मैक्स क्या हो जाएगी, जी तो मटेरियल है,
थीटा दोनों के लिए सेम है, बाई यल, यल भी दोनों के लिए सेम है, इंटू आर, आर मतलब इसकी डायमीटर क्या डी दिया हुआ है, तो डी की हम लोग क्या लेंगे, d/2 ले लेंगे। ठीक, तो इस तरह से ये हो गया टाउ की वैल्यू, टी इक्वल टू कितना दिया है, टाउ दिया है। अब दूसरे के लिए हम लोग टाउ मैक्स निकाल लेंगे, हॉलो शाफ्ट के लिए, सॉलिड शाफ्ट के लिए था, ये हॉलो शाफ्ट के लिए। हॉलो शाफ्ट के लिए क्या हो जाएगा, जी थीटा, जी तो सेम हो जाएगा क्योंकि उन्होंने सेम मटेरियल है, थीटा उन्होंने कहा एंगल ऑफ ट्विस्ट भी सेम है, यल लेंथ भी उन्होंने सेम दे रखी है, डी। अब देखिए ये जो सवाल है सीधे सीधे इसके लिए भी डी क्या होगा, डी वही होगा, क्योंकि कुछ देखो ये सॉलिड शाफ्ट है, ये अगर ये हॉलो शाफ्ट बीच में हो भी जाए तब भी क्या इसके लिए जो मैक्सिमम बाहरी दूरी जो आएगी, जो बाहरी दूरी मैक्सिमम आएगी वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक, तो इस देखिए इस सवाल में हमने t/ip क्यों नहीं लगाया, इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे हमको टार्क के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक, तो इसलिए हम उस टर्म को यूज़ नहीं कर सकते। तो देखिए अब देखिए सॉलिड शाफ्ट है उसका बाहरी डायमीटर कितना दिया हुआ है, बाहरी डायमीटर एकदम d दिया हुआ है। ठीक, तो इसके लिए d मैक्सिमम दूरी क्या हो जाएगी, सेंटर से मैक्सिमम दूरी इसकी भी d/2 ही हो जाएगी, तो d/2। तो ये हम देखते हैं कि दूसरे के लिए हॉलो शाफ्ट के लिए जो फार्मूला आया वो भी क्या है, वही आया जो सॉलिड शाफ्ट के लिए आया, तो ये भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू टाउ हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टाउ हो जाएगा, इसका आंसर टाउ हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। तो अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक, तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, टू हॉलो शाफ्ट ऑफ सेम मटेरियल, दो हॉलो शाफ्ट हैं उनका सेम मटेरियल मतलब जी सेम है, एंड सेम लेंथ यल भी सेम है, एंड आउटसाइड डायमीटर भी सेम है। ठीक, आउटसाइड डायमीटर मान लीजिए उन्होंने सेम कहा, ओके। ठीक, शाफ्ट वन हैज़ इंटरनल डायमीटर ऑफ 1/3 ऑफ द आउटर डायमीटर, जो पहली शाफ्ट है उस ठीक उसका जो इंटरनल डायमीटर है वो d/3 है आउटर डायमीटर का, और जो शाफ्ट 2 है उसका इंटरनल डायमीटर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द आउटर डायमीटर, आधा है। ठीक, अब देखा इफ द बोथ शाफ्ट आर सब्जेक्टेड टू सेम टार्क, यदि बोथ सब्जेक्ट शाफ्ट जो है उसको टार्क जो है उन्होंने टी, दोनों का सेम टार्क है, तो एंगल ऑफ ट्विस्ट θ1 और θ2 की वैल्यू उन्होंने पूछा है। तब देखिए अब क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि टी की वैल्यू सेम आ गई है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम जानते हैं t/ip इक्वल टू क्या होता है, τ/r इक्वल टू जी θ/l। तो यहाँ देखो बात टार्क की हो रही है, साथ में थीटा की हो रही है, जी की हो रही है, यल की हो रही है, तो हम लोग यही दोनों टर्म इक्वल कर लेंगे, तो t/ip इक्वल टू जी θ/l। ठीक, तो देखिए क्योंकि मटेरियल दोनों का सेम है तो जी हटा दीजिए, ठीक, यल भी सेम है दोनों के लिए। अब देखिए तो सीधा सीधे हम लोग कह सकते हैं कि थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टार्क भी दोनों के लिए सेम है, तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/IP के, क्योंकि दोनों के लिए टार्क सेम है ना, तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/IP। या दूसरे वर्ड्स में हम कहें कि थीटा इंटू IP इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा इस सवाल के लिए। ठीक, तो थीटा अपॉन थीटा तो पहले क्या होगा, मतलब θ1 इंटू IP1 इक्वल टू θ2 इंटू IP2। तो मतलब अगर हम लोग θ1 अपॉन θ2 निकाल रहे हैं, मतलब θ1 अपॉन θ2 इक्वल टू IP2 डिवाइडेड बाय IP1, मतलब अगर हम दोनों के पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो ले लें तो वही आंसर हो जाएगा। तो θ1 अपॉन θ2 क्या हो गया हमारा, θ1 अपॉन θ2 मतलब IP2 डिवाइडेड बाय IP1। तो IP2 क्या है, हॉलो शाफ्ट का है, तो हॉलो शाफ्ट के लिए IP की देखिए IP की वैल्यू दोनों पहले बता देते हैं। जो सॉलिड शाफ्ट के लिए IP मतलब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है वो होता है π/32 d⁴ होता है। ठीक, मतलब कि जो उसके सॉलिड शाफ्ट के लिए जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होती है वो नॉर्मल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हाफ होती है, और जो हॉलो शाफ्ट के लिए होता है, हॉलो शाफ्ट की पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होती है वो वही हो जाती है π/32 आउटर डायमीटर की घात 4 माइनस इनर डायमीटर की घात 4। ठीक, मतलब d आउटर टू द पावर 4 माइनस d इनर टू द पावर 4। ठीक, तो यहाँ पर देखिए दोनों ही सॉलिड शाफ्ट हैं। ठीक, तो हमको निकालना क्या है, निकालना है IP2 अपॉन IP1 निकालना है, तो IP2 तो पाई देखिए ये हो जाएगा π/32। ठीक, पहले शाफ्ट के लिए आउटर डायमीटर कितना है d माइनस इनर डायमीटर कितना है, इनर डायमीटर है
है 1/3 है, मतलब d/3 की घात d/3, ठीक। तो इसकी घात 4 और इसकी भी घात 4, ठीक। डिवाइडेड बाय कर लेते हैं, IP1 क्या हो जाएगा π/32, सॉरी IP2 ऊपर है ना, IP2 ऊपर है तो डिवाइडेड बाय, दूसरे शाफ्ट के लिए क्या है इंटरनल डायमीटर 1/2 है तो d/2 होगा, और इसके लिए हो जाएगा d/4, आउटर डायमीटर, इनर डायमीटर क्या है d/3 टू द पावर 4। सॉल्व कर लीजिए, π/32 तो π/32 कैंसिल हो गया, d दोनों में से कॉमन आ जाएगा बाहर, ठीक। तो d दोनों में से कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस 1/2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस d/1/3 टू द पावर 4। इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक। इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 16 तो 15/16 हो जाएगा, 15/16। ऊपर वाला पार्ट कितना जाएगा 15/16, और नीचे वाला पार्ट कितना हो जाएगा, नीचे वाला पार्ट हो जाएगा /3 है तो 3 3 9 81, 81 माइनस 1 कितना हो जाएगा 80/81, नीचे वाला पार्ट हो जाएगा 80/81, मतलब आंसर हो 15/16, क्या हो जाएगा 15/16 डिवाइडेड बाय 80/81। इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 243 डिवाइडेड बाय 256। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 243 डिवाइडेड बाय 256। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, आंसर हो जाएगा डी, ठीक। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ए डायमीटर ऑफ ए डायमीटर ऑफ द शाफ्ट A इज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ द B, मतलब डायमीटर ऑफ A जो है इज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ B, मतलब 2 इंटू DB, ठीक। बोथ आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, मतलब दोनों के लिए G सेम है। अज्यूमिंग बोथ द शाफ्ट रोटेट एट द सेम स्पीड, दोनों सेम स्पीड मान लीजिए n पर रोटेट कर रहे हैं, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड बाय B इस B के द्वारा मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड क्या है, मतलब पावर ट्रांसमिटेड बाय B इक्वल टू क्या है, इफ़ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन बोथ शाफ्ट रिमेन द सेम, मतलब T मैक्स जो है दोनों कितना होगा, ठीक। ओके, ये इन्होंने पूछा है को, मतलब सीधे सीधे आंसर क्या दिए हैं, द सेम एज दैट ऑफ ए, मतलब ए से ए के बराबर होगा, हाफ ऑफ ए से आधा होगा, या मतलब सीधे सीधे उन्होंने पूछा है पी बी कितना, मतलब पी ए का कितना पार्ट होगा, मतलब कितना पार्ट होगा, मतलब पी ए और पी बी में रेशियो क्या होगा, ठीक। तो देखिए इस सवाल को सॉल्व कर देते हैं। तो हम जानते हैं कि पावर, जो पावर होता है, पावर पी इक्वल टू क्या होता है, टार्क इंटू ओमेगा होता है। पावर क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है टार्क इंटू ओमेगा, और यहाँ पे देखिए टार्क क्या हो जाएगा, हम जानते हैं T/IP बराबर क्या होता है, T/IP बराबर होता है τ/r होता है। तो दूसरे टर्म में हम लोग कह सकते हैं टार्क इक्वल टू क्या हो जाएगा IP इंटू टाउ डिवाइडेड बाय आर। अब देखिए कि उन्होंने कहा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस दोनों में सेम है, तो मतलब सीधे सीधे क्या है, टार्क दोनों में सेम है, और क्योंकि दोनों शाफ्ट क्या है रेडियस आर क्या है उनका अलग अलग हो जाएगा, ठीक। तो सीधे सीधे हो गया टार्क जो इक्वल टू IP डिवाइडेड बाय आर, ठीक। इस सवाल के अनुसार से ही हो गया। तो देखिए इसमें रख दीजिए, तो मान लीजिए पी ए के लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने कहा मेड ऑफ सेम मटेरियल एस, और दोनों किस में सेम स्पीड पे घूम रही हैं, तो सेम स्पीड घूम रहे हैं तो ओमेगा भी दोनों के लिए सेम हो जाएगा, यानी P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा T हो जाएगा, और T किसके प्रोपोर्शनल है IP डिवाइडेड बाई R के, मतलब P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IP डिवाइडेड बाई R, मतलब हमारा जो कंक्लूजन निकला वो हो जाएगा P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IP बाई R के ना। तो मतलब PA/PB अगर ये निकालना चाहे तो पहले के लिए PA क्या हो जाएगा IP बाई R, और दूसरे के लिए IP बाई R। तो पहले के लिए IP बाई R निकाल लेते हैं। पहली जो शाफ्ट है उसका डायमीटर क्या है A का, वो कितना है ट्वाइस है ना, तो 2D, तो हो जाएगा π/32 2D टू दी पावर 4 बाई R, R मतलब 2D का हाफ मतलब D। इसी प्रकार दूसरे के लिए निकालेंगे तो π/32
आर दूसरे के लिए क्या है, दूसरे के लिए डी की पावर डी है, डी टू दी पावर 4, और आर की वैल्यू क्या होगी इसके लिए आर की वैल्यू होगी डी बाई 2, तो बटे का बटे क्या ऊपर चला जाएगा, डी बाई 2 हो जाएगा। तो पाई बाई 32 से पाई बाई 32 कैंसिल हो गया, डी बाई 4 से देखिए डी बाई, इस डी से डी कैंसिल हो गया, डी बाई 4 से इसको बाहर निकाल के कैंसिल कर सकते हैं। तो ऊपर क्या हो गया, 2 दूनी 4, चाचा को 16 हो गया, 16/2 हो गया। ठीक, 2 से काट दे तो 8, मतलब पी ए अपॉन पी बी इक्वल टू क्या हो गया अपना आंसर, पी ए अपॉन पी बी इक्वल टू हो गया 8 हो गया। ठीक, तो हम लोग को निकालना क्या है, इन्होंने पी बी की वैल्यू पूछी, तो पी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी बी इक्वल टू पी ए डिवाइडेड बाई 8। तो मतलब क्या है, जो पी बी का पावर ट्रांसमिशन होगा वो पी ए के पावर ट्रांसमिशन का 8वां भाग होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक, तो यहाँ पे बस यही बात आपको याद रखनी है कि पावर पी इज इक्वल टू टार्क इंटू ओमेगा, और टार्क क्या है, टार्क का फार्मूला हम लोग सीधे सीधे सवाल से ले लेंगे। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस सॉलिड सर्कुलर रॉड ए बी ऑफ डायमीटर डी, एक रॉड है ए बी जो डायमीटर डी है, एंड लेंथ एल इज फिक्स्ड एट बोथ एंड, इस प्रकार सैफ्ट है जो दोनों तरफ एंड पर फिक्स है। लो फिक्स कर दिए। ठीक, ए टार्क टी इज अप्लाइड एट सेक्शन ए सच दैट ए एक्स इक्वल टू एल बाई 4। ठीक, तो इन्होंने क्या कहा है, ए एक्स, यहाँ मान लीजिए यहाँ ए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए से ही एक्स पे रखे है, एक्स सेक्शन है, तो ये क्या है, एल बाई 4 है, और बी एक्स इक्वल टू 3l/4, तो ऑब्वियसली 3l/4 हो जाएगा जब टोटल एल है, तो 3l/4 है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप इन द रोड, इन्होंने पूछा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप इन द रॉड क्या होगा। देखिए आंसर टॉर्क के फॉर्म में दिया हुआ, टी के फॉर्म में दिया हुआ है, तो सीधे सीधे हमको जो जिस पर कंसनट्रेट करना है जिस पार्ट पे, तो क्या है टी अपॉन आई पी इक्वल टू क्या होता है, टाउ बाई आर होता है ना। तो देखिए उन्होंने क्या कहेंगे, टी टाउ बाई आर होता है। तो देखिए आई पी, क्योंकि एक ही सर्कुलर रॉड है, जो भी रॉड है इस तरफ से उस तरफ, तो उसका क्रॉस सेक्शन सेम है, तो आई पी क्या होगा, सेम बना रहेगा, और आर मतलब उसका रेडियस भी सेम बना रहेगा। मतलब जो शियर स्ट्रेस टाउ है वो सीधा सीधा किसके प्रोपोर्शनल है, टार्क के प्रोपोर्शनल है। मतलब जिस पार्ट में टार्क की वैल्यू ज़्यादा होगी उसी पार्ट में शियर स्ट्रेस की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। अब किस पार्ट में टार्क की वैल्यू ज़्यादा होगी वो कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि जब इस प्रकार की शाफ्ट हो जिसमें बीचों बीच हम लोगों ने टॉर्क लगा रखा हो, ठीक, तो उस कंडीशन में जो टॉर्क है किस, तो शाफ्ट क्या है, पैरेलल शाफ्ट की भांति व्यवहार करती है, इस प्रकार से है ये शाफ्ट। ठीक, तो इसमें अगर हम यहाँ पे टॉर्क लगाएंगे, ये पार्ट l/4 है, 3l/4 है। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर टार्क टी लगा रहे हैं तो ये क्या किस अनुपात में बढ़ जाता है, ये अपोजिट रे, मतलब क्या कहते हैं, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो पार्ट 1 का होगा, मान लीजिए इसका टार्क T1 है, इसका टार्क T2 है, तो किस में अनुपात में बन जाएगा, उसी अनुपात में बढ़ जाएंगे जिस अनुपात में ये होंगे। तो टोटल टार्क क्या होता है, T1 + T2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, T होना चाहिए। ठीक, तो T1 इंटू क्या होना चाहिए, T। ठीक, तो T1 और T2 क्या है, एक दूसरे के रिवर्स अनुपात में बढ़ जाते हैं। मतलब T1 अपॉन T2 की जो वैल्यू होगी वो इसके हो जाएगी 3l/4 डिवाइडेड बाई l/4, दोनों में कट जाएगा, मतलब सीधे सीधे हो जाएगा T1 इक्वल टू क्या 3T2, तो इसमें रख दीजिए T1 + T2 इक्वल टू T, तो इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे तो T हो जाएगा टोटल, T1 यह 3T2, तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, T2 की वैल्यू हो जाएगी हम लोग की T/4, T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, T2 की वैल्यू हो जाएगी T/4 हो जाएगी, और T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, T1 की वैल्यू हो जाएगी 3T/4। ठीक, तो इसमें किसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा वैल्यू किसकी है, किस टॉर्क की ज़्यादा है, इसकी है। तो मतलब पहले पार्ट में ही शियर स्ट्रेस की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो हम जानते हैं कि शियर स्ट्रेस टाउ से मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछा है ना, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ इक्वल टू क्या होता है, T/IP अपॉन इसका जो अपॉन आर रहता है इंटू आर हो जाएगा। तो टॉर्क हम लोगों ने निकाल लिया है, यह ठीक, यहाँ पे जो इसका टॉर्क हो, यहाँ पे इसका टॉर्क क्या है, 3T/4 है,
3t/4 रख दिया, इंटू आर, आर हम लोग क्या लेंगे, इसका डायमीटर बाई 2 कर देंगे तो d/2 हो जाएगा, इंटू IP, IP मतलब कितना, इसका IP कितना होता है π/32 इंटू d⁴, ठीक। तो इसको काट देंगे तो d⁴ हो जाएगा, ठीक। तो हो जाएगा अपना 3, 4 दूनी 8, 8 के 32, तो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 4 तिहाई 12t/πd³। तो आंसर क्या आ जाएगा 12t/πd³। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस उन्होंने पूछा था, तो आंसर हो जाएगा 12t/πd³। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी, 12t/πd³। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए हॉलो शाफ्ट ऑफ सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, हॉलो शाफ्ट ऑफ सेम क्रॉस एरिया एंड मटेरियल ऑफ दैट ऑफ सॉलिड शाफ्ट, मतलब दो शाफ्ट हैं, एक सॉलिड है दूसरी हॉलो है, ठीक। तो उन्होंने पूछा इसमें कौन ज़्यादा टार्क ट्रांसमिट करेगी, ठीक। तो दोनों में से ज़्यादा टार्क कौन ट्रांसमिट करेगी, तो देखिए हमने आपको बताया था कि टार्क ज़्यादा ट्रांसमिट कौन करेगी, जिसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, ठीक। मतलब जिसके लिए IP की वैल्यू ज़्यादा होगी, सीधी सीधी जिसके IP की वैल्यू ज़्यादा होगी वही ज़्यादा टार्क ट्रांसमिट करेगा। तो दोनों के लिए हम IP की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए हॉलो शाफ्ट के लिए IP की वैल्यू निकालेंगे, तो मान लीजिए क्या हो जाएगा π/64 आउटर डायमीटर की घात 4 माइनस इनर डायमीटर की घात 4, ठीक। इनर डायमीटर की घात 4 ये। और सॉलिड शाफ्ट के लिए IP की वैल्यू क्या होगी, हो जाएगा π/64 और d⁴। अब देखिए π/64 दोनों सेम है। अब अगर हम लोग इन दोनों में तय कर लें कि कौन सा बड़ा होगा, तो इससे तय हो जाएगा कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका ज़्यादा होगा वही ज़्यादा टार्क ट्रांसमिट कर पाएगा, ठीक। तो देखिए सीधा सीधा समझिए कि क्योंकि दोनों को उन्होंने कहा दोनों क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, मतलब π/4 d², मतलब इसका एरिया π/4 d² इक्वल टू π/4 डी आउटर का स्क्वायर माइनस डी इनर का स्क्वायर, ठीक। ये इसका मतलब ये हॉलो शाफ्ट का डायमीटर और ये π/4 दोनों से π/4 कैंसिल हो जाएगा दोनों क्रॉस सेक्शन एरिया से। तो अब देखिए यहाँ पे आप पा रहे हैं कि d² इक्वल टू क्या है, डी आउटर का स्क्वायर माइनस डी इनर का स्क्वायर। तो मतलब सीधा सीधा समझिए कि जो d की वैल्यू है ये डी आउटर के स्क्वायर से हमेशा कम ही होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि जब डी आउटर के स्क्वायर में से डी इनर के स्क्वायर घटा दे तब जाकर d का स्क्वायर प्राप्त हो रहा है। मतलब इससे सीधा सीधा पता चल रहा है कि d² की वैल्यू इज लेस देन डी आउटर के स्क्वायर ना। तो इससे पता चल जाता है, तो इससे ये पता चल जाता है हम लोग को कि d⁴ की जो वैल्यू है, ये जो d⁴ इसकी जो वैल्यू है वो इससे कम है। क्या है, इससे कम है। तो अगर हम इन दोनों का IP1 और IP2 का अनुपात निकालेंगे तो हम पाएंगे कि तो क्या आएगा, π/4 दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों का अनुपात जो आएगा वो इक्वल टू हो जाएगा d⁻⁴ अपॉन d⁴ माइनस d⁻⁴ अपॉन d⁴, ठीक। ये हो जाएगा। तो देखिए इसमें से इसकी जो वैल्यू आएगी ये हमेशा क्या हो जाएगी, ज़्यादा आएगी। कितनी आएगी, बहुत ज़्यादा आएगी, ठीक। और जो इसकी वैल्यू आएगी वो थोड़ी इससे कम आएगी, ठीक। तो इसका जो ओवरऑल वैल्यू आएगी, इन दोनों की जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी सीधे सीधे कि उसके हाफ के बराबर हो जाए। मतलब दोनों की जो वैल्यू आएगी इससे एक से कम आएगी। क्या आ जाएगी, इन दोनों की वैल्यू हमेशा मतलब इन दोनों का जो अनुपात आएगा वो एक से ज़्यादा का आएगा। कितने का आएगा, एक से ज़्यादा का आएगा, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि IP जो हॉलो है, हॉलो डायमीटर का है, वो उसका जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो ज़्यादा है और जो सॉलिड का है वो उसका क्या है, कम है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हॉलो ठीक, जो मतलब जो एक हॉलो शाफ्ट सॉलिड शाफ्ट ट्रांसमिट, ठीक। तो जो हॉलो शाफ्ट की डायमीटर की जो शाफ्ट होगी वो ज़्यादा टार्क ट्रांसमिट करेगी, ठीक।
तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, ए हॉलो शाफ्ट ऑफ द सेम क्रॉस सेक्शन एरिया मटेरियल सच दैट ट्रांसमिट, ठीक, क्या हो जाएगा, मोर टार्क, क्या हो जाएगा, मोर टार्क, वो ज़्यादा ट्रांसमिट टार्क करेगी। मतलब सीधे सीधे क्या होता है, जो टार्क ट्रांसमिशन कैपेसिटी होती है वो सेक्शन मॉडुलस, पोलर सेक्शन मॉडुलस पर डिपेंड करती है। पोलर सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, IP अपॉन R, तो क्योंकि R दोनों के लिए सेम है, ठीक, या दूसरे वर्डों में कहें कि R की वैल्यू तो सेम है, या फिर क्या कहें IP पे ही डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, ठीक। तो जब IP ही डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है तो IP की वैल्यू क्या, हॉलो शाफ्ट के लिए ज़्यादा है और सॉलिड शाफ्ट के लिए कम है। तो सेम देखिए, सीधा सीधा याद रख लीजिएगा कि सेम क्रॉस सेक्शन एरिया है तो जो हॉलो शाफ्ट होगी वो ज़्यादा टार्क ट्रांसमिट करेगी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिया है व्हाट इज़ द टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ द स्टेप्ड शाफ्ट टू द टार्क T एज शोन इन द गिवन फिगर। इन्होंने पूछा है तो टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होगा, टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट उन्होंने पूछा है। तो टार्क T लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक, यहाँ D डायमीटर है, 2D डायमीटर, यहाँ L है, यहाँ L है, यहाँ 2L है। तो देखिए अगर हम लोग क्या कहते हैं, दोनों पार्ट का एंगल ऑफ ट्विस्ट निकाल देंगे। इस पार्ट का मान लीजिए θ1 है और इस पार्ट का θ2 है, ठीक। तो देखिए क्योंकि ये शाफ्ट किस में लगी हुई, सीरीज़ में लगी हुई है, शाफ्ट किस में लगी हुई है, सीरीज़ में लगी हुई है। तो जो टार्क इसके लिए होगा वही टार्क इसके लिए भी होगा, ठीक। हम जानते हैं, देखिए इसमें एंगल ऑफ ट्विस्ट किस रूप में निकाला है, टार्क के रूप में, यल के रूप में, जी के रूप में। तो मतलब हमारा जो फार्मूला लगना चाहिए वो क्या लगना चाहिए, T/IP इक्वल टू G θ/L से, क्या होना चाहिए, G θ/L से निकालना चाहिए। तो मतलब सीधा सीधा थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी T/IP इंटू L/G, ठीक। तो इससे हम निकाल देंगे। तो पहले केस में जो θ1 की वैल्यू निकाल लेंगे, θ1 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो θ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए T तो दोनों के लिए सेम है, T अपॉन L देखिए पहले वाले इस पार्ट के लिए L की वैल्यू कितनी है, इस पार्ट के लिए L की वैल्यू L है, अपॉन IP मतलब क्या होता है, π/32 D टू दी पावर 4। तो यहाँ D की वैल्यू कितना है, 2D, तो मतलब 2D टू दी पावर 4 इंटू G, तो G तो है ही है, G रहने दीजिए सेम, ठीक। तो इसको सॉल्व कर दी तो 2 दूनी 4, 4 चौके 16, दूनी 32 से कट जाएगा तो जाएगा 2, तो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे पार्ट के लिए निकाल लेंगे, ठीक। दूसरे पार्ट के लिए निकालेंगे θ2 इक्वल टू क्या, T टार्क तो सेम है, L क्या है इसमें 2L हो जा रहा है, और इसके लिए IP की वैल्यू देखिए हो जाएगा π/32 इंटू D टू दी पावर 4, π/32 इंटू D इसके लिए D है तो इसके D टू दी पावर 4 हो जाएगा, अपॉन G तो है ही है, इंटू G। इसको सॉल्व कर दीजिए और फिर दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक। तो जब दोनों को आप सॉल्व करके जोड़ देंगे तो देखिए जो कि θ1 की वैल्यू आएगी, θ1 की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 32TL डिवाइडेड बाय 16 πG D टू दी पावर 4 आएगी, और जो θ2 की वैल्यू आएगी वो इक्वल टू हो जाएगी 64TL डिवाइडेड बाय πG D टू दी पावर 4 आएगी, और दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 66TL अपॉन πG D टू दी पावर 4 हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 66TL अपॉन πG D टू दी पावर 4, 66। तो आपका आंसर हो जाएगा D, ठीक फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है, फॉर ए पावर ट्रांसमिटिंग शाफ्ट ट्रांसमिटिंग पावर P एंड N द डायमीटर इज प्रोपोर्शनल टू। सीधे सीधे कहा है कि अगर पावर P है, RPM N है, तो डायमीटर किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो हम जानते हैं पावर P इक्वल टू क्या होता है, टार्क इंटू ओमेगा होता है, या दूसरे वर्ड में लिख सकते हैं टार्क इंटू 2πN/60 होता है, ठीक। अब टार्क देखिए क्या होता है, हम जानते हैं टार्क इक्वल टू होता है T/IP इक्वल टू τ/R होता है, या दूसरे वर्ड्स में कहेंगे टार्क T इक्वल टू क्या होता है IP की वैल्यू क्या होती है π/30
टू डी टू दी पावर 4 इंटू टार्क टाउ टाउ रहता है। आर के यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, d/2 लिख सकते हैं। तो d से एक डी कैंसिल हो गया तो डी टू दी पावर 3 और इस सेकंड के 16। तो टार्क टी की जो वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है आपकी 16d³ पाई डिवाइडेड बाय पाई d³ टाउ डिवाइडेड बाय 16 हो जाता है। तो इसकी वैल्यू हम इसको उठा कर रख सकते हैं। तो हम लोग को जो पावर p इक्वल टू हो जाएगा वो हो जाएगा 2πn/60 तो है ही है पहले से ही, और उसके अलावा हम लोग को हो जाएगा π/16 d³ इंटू टाउ। ठीक, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 2π कांस्टेंट है, ठीक, और p अब डिवाइडेड बाई n को n नीचे ले गए, ठीक, और इक्वल टू 60 भी कांस्टेंट है, 16 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट। टाउ क्या है, टाउ शेयरिंग फोर्स होता है टाउ, तो भी क्या हो जाता है लगभग कांस्टेंट ही, तो इक्वल टू d³। तो हम अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि d इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p/n का क्यूब, क्यूब नहीं, p/n का 1/3, मतलब p/n की थर्ड करनी हो जाएगा। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, p/n टू द पावर 3/1/3 आंसर हो जाएगा हम लोग का p/n टू द पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस सर्कुलर सेक्शन रोड ABC इज फिक्स्ड एट एंड A, मतलब एक सर्कुलर सेक्शन की सॉफ्ट है ABC फिक्स एट एंड A। ठीक, A एंड A पे फिक्स है, एंड C दूसरे एंड C पर भी फिक्स है। सब्जेक्टेड टू अ टार्क एट B पर एक टार्क लगा हुआ है। ठीक, एट B इस प्रकार है कि AB बराबर BC, मतलब ये दोनों, ये भी L है ये भी L है। ठीक, ओके, BC इक्वल टू L। देन द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ AB एंड BC, इसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2J है और इसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया J है। ठीक, रेस्पेक्टिवली। इफ़ G इज़ द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दोनों के लिए G की वैल्यू G है, तो व्हाट इज़ द एंगल ऑफ ट्विस्ट एट पॉइंट B, तो पॉइंट B पे एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होगा। तो देखिए हमने आपको बताया था जब टार्क लगाएंगे तो दोनों क्या है, टॉर्क क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या है, क्योंकि देखिए अगर क्या होता है अगर शाफ्ट दोनों का डायमीटर सेम होता, मतलब एक ही शाफ्ट होती जिसका डायमीटर दोनों साइड सेम होता, तब तो जो टार्क होता वो क्या होता है, सीधे सीधे टार्क जो होता वो उसी अनुपात में, उनके लेंथ के अनुपात में बढ़ जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, अलग अलग है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग है, इसीलिए टार्क क्या है, सिंपली दोनों के बराबर या उसी के लेंथ के अनुपात में बांटेगा नहीं। ठीक, तो फिर भी जो होगा टार्क क्या होगा, मान लीजिए इस पार्ट का टार्क TA है और दूसरे पार्ट का टार्क TB है, तो TA और TB का जो योग होगा वो टोटल टार्क T के बराबर ही होगा। ठीक, तो अब हम जानते हैं कि क्या होता है, टार्क अपॉन IP इक्वल टू क्या होता है, G⁻L होता है। ठीक, तो L क्या है, G⁻L होता है। तो देखिए यहाँ पे एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा क्या होगा, थीटा हो जाएगा T/IP इंटू L/G। ठीक, ये हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि शाफ्ट को हम लोग बीच से यहाँ से ट्विस्ट दे रहे हैं तो दोनों में क्या होगा, दोनों में एंगल ऑफ ट्विस्ट सेम होगा, मतलब कि अगर हम लोग एंगल ऑफ ट्विस्ट से देखें, ठीक, तो क्या होगा कि टार्क दोनों में उसी अनुपात में बढ़ जाए, तो मतलब एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या है, दोनों में सेम हो जाएगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि दोनों तरफ एंगल ऑफ ट्विस्ट सेम होगा, मतलब TA इंटू L अपॉन 2J, मतलब इसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, 2J है, मतलब क्योंकि हमने अभी टार्क क्या होता है, टार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली है, थीटा की वैल्यू क्या निकाली, थीटा की वैल्यू हमने निकाली टार्क अपॉन IP मतलब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू L/G निकाला है। तो पहले के लिए क्या होगा, पहले के लिए θ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, TA इंटू L/IP की वैल्यू V G2G इंटू G, ये इक्वल टू हो जाएगा TB
इंटू टार्क इंटू बी इंटू एल, लेंथ तो दोनों के लिए सेम है, अपॉन पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दूसरे क्या है जे है, और क्या है दूसरा क्या है जी, जी की वैल्यू दोनों के लिए सेम है। ठीक, तो अब जी से जी कैंसिल हो गया, ओके, जे से जे कैंसिल हो गया, या कोई एल से एल कैंसिल हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि टी ए इक्वल टू क्या हो गया है 2TB, टी ए इक्वल टू क्या हो गया है 2TB। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि टी ए प्लस टी बी इक्वल टू टोटल टार्क टी के इक्वल होगा, है ना। तो दूसरे वर्ड से हम लोग इसको अगर हम सॉल्व करें तो हम पाएंगे कि जो टी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक, तो हम लोग को क्या निकालना, उन्होंने पूछा है एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑन पॉइंट बी, तो टी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी बी की वैल्यू हो जाएगी T/3 हो जाएगी, क्योंकि हम लोग को दो इक्वेशन मिल गए हैं, टी ए इक्वल टू 2TB और टी ए प्लस टी बी इक्वल टू टी, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो टी बी इक्वल टू T/3 नहीं मिल जाएगा ना, T/3। तो उनका एंगल ऑफ ट्विस्ट, टी बी के लिए एंगल ऑफ ट्विस्ट निकाल लेंगे, उसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसके लिए मतलब टी इन टी बी इंटू एल डिवाइडेड बाय जे इंटू जी हो जाएगा। ठीक, तो टी बी की वैल्यू हमने क्या निकाला, टी बी की वैल्यू हमने निकाला है टी निकाला है, टी बी की वैल्यू क्या निकाला हम लोगों ने, टी बी देखिए टी बी की वैल्यू क्या निकाला है T/3 निकाला है, तो T/3 रख दिए, एल की वैल्यू कितनी है एल, जे की वैल्यू जे और जी की वैल्यू जी, तो TL/3JG हम लोग का आंसर क्या आएगा TL/3JG, यही रख दीजिए TL/3JG, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक, तो देखिए आपको ध्यान रखना अगर दोनों तरफ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है तो हम लोग टार्क को इक्वली उनके रेशियो के अनुपात के रिवर्स अनुपात में सुनियोजित कर सकते हैं, लेकिन अगर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं है तो हम लोग उसी अनुपात में उसको नहीं बांट सकते। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, वाइल ट्रांसमिटिंग द सेम टार्क बाय अ शाफ्ट ट्रांसमिटिंग द पावर बाय द शाफ्ट इफ़ द स्पीड इज़ डबल्ड, मतलब n को बढ़ा करके हम लोग अगर 2n कर लें, स्पीड इज़ डबल्ड, ठीक, एंड वाट शुड बी इट्स न्यू डायमीटर इफ़ द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस इन द शाफ्ट रिमेन्स सेम, मतलब अगर टाउ के अगर हम लोग सेम रखें तो नया डायमीटर d कितना होगा। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि डायमीटर जो d होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, P/n टू द पावर, या ये कहेंगे d³ इक्वल टू क्या होता है P/n के इक्वल होता है। ठीक, तो वाइल ट्रांसमिटिंग द सेम पावर मतलब P क्या है कांस्टेंट है, तो दूसरे वर्ड में हम लोग कह सकते हैं कि d⁴ इक्वल टू 1/n होगा। ठीक, d/³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n होगा। ठीक, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो दूसरे वर्ड्स में हम लोग कह सकते हैं कि d³ इंटू n इक्वल टू क्या हो जाता है कांस्टेंट हो जाता है। ठीक, तो क्या होगा d पहले क्या है मान लीजिए डायमीटर d है, ठीक, तो d³ इंटू n, अब हम लोगों ने इस d क्या है नया डायमीटर निकालना है, मान लीजिए कि इस डायमीटर दूसरा d1 है, दूसरा डायमीटर d2 है, इसको क्यूब इंटू स्पीड बढ़ करके क्या हो गई 2n हो गई, तो n से n कैंसिल हो गया, तो d2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, d2 की वैल्यू हो जाएगी ये 1/2, ठीक, 1/2 इंटू d1 टू दी पावर क्यूब हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इससे क्यूब कैंसिल और 2 की घात करने में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, या अदर वर्ड्स में उनका लोग कह सकते हैं d2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक, 1/2 टू दी पावर 1/3 इंटू d1 हो जाएगी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 3 इंटू 1/3 ऑफ ओरिजिनल डायमीटर। अभी इसके पहले मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था कि डायमीटर जो होता है डायमीटर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है P/n के होता है, कि जब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस सेम होती है तो। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लिखित स्टेटमेंट को हम लोग कंसिडर करना है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस इन द पावर ट्रांसमिटिंग शाफ्ट इज, पावर ट्रांसमिटिंग शाफ्ट जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को इंड्यूस्ड होती है वो नंबर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टार्क बीइंग ट्रांसमिटेड, तो हम जानते हैं कि टार्क T इक्वल टू क्या होता है T/IP इक्वल टू τ/r, मतलब देखिए टार्क और
शियर स्ट्रेस दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो पहला कथन सही है। दूसरा कहा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स डायमीटर, क्या डायमीटर से पहले इन दोनों का संबंध निकाल लीजिए। तो हम जानते हैं टार्क टी अपॉन आई पी की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 64 डी टू द पावर 4 अपॉन टाउ अपॉन आर की वैल्यू क्या होती है, डी बाई 2 होती है। तो 2 से कट जाएगा तो 16 हो जाएगा, और डी से कटेगा 3 हो जाएगा। तो टार्क क्या है, टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी बाई 3 हो रहा है ना। टार्क क्या है, यह टी टू द पावर 3, मतलब टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डायमीटर। तो मतलब जो हमारा दूसरा कथन है वो भी सही हो जाता है, दूसरा कथन भी हमारा क्या है, सही हो जा रहा है। ठीक, तो दूसरा कथन भी सही है। तीसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या टार्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो तीसरा कथन क्या है, गलत है। तो पहला का तो दूसरा कथन सही है, तो हमारा आंसर क्या हो गया 1 और 2। तो 1 और 2 किस में है, ये है। तीसरा कथन गलत है, तीसरा कथन गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि तीनों में 3 लेख रखा है उन्होंने, तो ये गलत हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ये स्टील शाफ्ट A steel shaft of diameter D and length L is subjected to twisting moment T, मतलब एक लेफ्ट शाफ्ट जिसका डायमीटर D है, लेंथ L है और ट्विस्टिंग मोमेंट T है। अनदर शाफ्ट B ब्रास हैविंग सेम डायमीटर D है, ठीक, लेंथ L/2 है, ऑल्सो सब्जेक्टेड टू सेम मोमेंट, टार्क उनका सेम है। इफ द शियर मॉडुलस ऑफ स्टील इज 2 टाइम्स ऑफ ब्रास, मतलब अगर हम लोग स्टील का जी देखें तो क्या है, स्टील का जो जी है वो इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द ब्रास, मतलब 2 ऑफ जी बी, मतलब ब्रास के शियर ऑफ क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ स्टील मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी से 2 टाइम्स है। ठीक, तो द रेशियो ऑफ द एंगुलर ट्विस्ट ऑफ स्टील टू दैट ऑफ ब्रास, मतलब थीटा स्टील का और थीटा ब्रास का, हम इन दोनों का अनुपात निकालना है। ठीक, तो देखिए हम जानते हैं सीधा सीधा कि T अपॉन आई पी इक्वल टू क्या होता है, T अपॉन आई पी इक्वल टू होता है जी थीटा बाई एल होता है। तो हमको थीटा, तो थीटा बराबर क्या होगा, टार्क देखिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, T अपॉन आई पी इंटू एल बाई जी। ठीक, तो देखिए एल क्या है, उन्होंने कहा है कि एल में थोड़ा थोड़ा अंतर है तो एल रहने देते हैं। ठीक, तो ये टार्क क्या है, दोनों का सेम है, टार्क क्या कैंसिल, आईपी क्या है, इन्होंने क्या कहा है कि आईपी, क्योंकि डायमीटर उन्होंने सेम रखा है दोनों का ना, दोनों का डायमीटर उन्होंने क्या रखा है, सेम रखा है, डी डायमीटर उसका भी है, डी डायमीटर इसका भी है। तो मतलब सीधा सीधा क्या है कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम हो जाएगा, क्योंकि वो एरिया पे डिपेंड करता है। तो मतलब आईपी भी दोनों का सेम हो जाएगा। ठीक, उसके बाद एल अपॉन जी बचा, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन जी। ठीक, तो हम लोग कह सकते हैं कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन जी, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन जी है। तो थीटा स्टील डिवाइडेड बाय थीटा किसका, ब्रास, इक्वल टू एल थीटा स्टील का एल कितना है, एल है, अपॉन बी जी कितना है स्टील के लिए जी की वैल्यू क्या है, इन्होंने क्या है 2 ऑफ द ब्रास, तो 2 इंटू जी ऑफ बी लिख दीजिए, इंटू अब थीटा बी लिखेंगे, बी के लिए थीटा एल इसके लिए क्या है L/2 है, इंटू थीटा बी, तो जी बी ऊपर चला जाएगा ब्रास का, जी बी से जी बी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एल से एल कैंसिल। ठीक, तो दोनों का जो एंगल ऑफ ट्विस्ट आ गया वो क्या हो गया, इक्वल टू 1, मतलब दोनों का जो एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या है, बराबर होगा। तो मतलब इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा बी, हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी। एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या है, दोनों का सेम है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी हो गया। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फॉर द 2 शाफ्ट कनेक्टेड इन पैरेलल, 2 शाफ्ट अगर पैरेलल में कनेक्टेड है, टार्क इन ईच शाफ्ट इज सेम, दोनों के लिए टार्क सेम होता है, शियर स्ट्रेस इन शाफ्ट इज सेम, दोनों का शियर स्ट्रेस सेम होता है, एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ ईच शाफ्ट इज सेम, दोनों का एंगल ऑफ ट्विस्ट सेम होता है, और टॉर्सनल स्टिफनेस ऑफ ईच शाफ्ट इज सेम, दोनों का टॉर्सनल स्टिफनेस सेम होता है। तो मैंने आपको सीधा सीधा बताया था कि जब 2 शाफ्ट एक दूसरे के साथ पैरेलल में इस तरीके से कनेक्टेड हो, या फिर दूसरा तरीका एक हॉलो शाफ्ट के अंदर एक सॉलिड शाफ्ट कनेक्टेड हो, दोनों ही एंगल में क्या होगा, अगर पैरेलल हैं तो उनके एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होंगे, सेम होंगे। तो ठीक, तो जब शाफ्ट पैरेलल में कनेक्टेड होती है तो उनके एंगल ऑफ ट्विस्ट सेम होते हैं, और जब सीरीज में कनेक्टेड होती है तो उनके टॉर्क सेम होते हैं। ठीक,
तो क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने कहा है ए बोरिंग बार, ठीक, इन्होंने कहा ए बोरिंग बार ऑफ बोरिंग मशीन इज 25 इन डायमीटर, डायमीटर दिया हुआ है डी की वैल्यू 25 mm। ड्यूरिंग ऑपरेशन द बार गेट्स ट्विस्टेड टू 0.01 रेडियन, थीटा की वैल्यू क्या है, इन्होंने 0.01 रेडियंस दे रखी है। एंड द सब्जेक्टेड टू ए शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस इन्होंने दे रखी है 42 न्यूटन पर mm स्क्वायर, टाउ की वैल्यू। द लेंथ ऑफ द बार इज, लेंथ ऑफ द बार यल की उन्होंने पूछा है, जबकि जी इन्होंने दे रखा है। ठीक, तो हम देखिए, हम लोग जानते हैं कि शियर स्ट्रेस टाउ दिया है, तो टाउ बाई आर इक्वल टू क्या होता है, जी थीटा बाई यल होता है। तो देखिए इसमें हमको टाउ दिया हुआ है, आर मतलब डी बाई टू, ये भी दिया हुआ है, जी की वैल्यू भी दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू पॉइंट रेडियंस में दिया होगा है, लेंथ हमको निकालना है, तो इसी में सारे फार्मूले हम लोग रख देंगे। तो ठीक, टाउ की वैल्यू कितनी है, 42 अपॉन आर की वैल्यू क्या थी, 25/2 हो जाएगी, इक्वल टू जी की वैल्यू कितनी थी, 0.84 इंटू 10⁵ अपॉन थीटा की वैल्यू दी है 0.01 अपॉन यल की वैल्यू हमको निकालनी है। तो यल की वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे तो आप पा जाएंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 250 mm आ जाएगी, सॉरी पॉइंट में नहीं, सीधे 250 mm आ जाएगी। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 250 mm। बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि जितना कुछ रखेंगे सबका यूनिट सेम रखिएगा। ठीक, कि देखिए ये 25 mm में है तो mm में ही रख दीजिए, इसके बाद जो क्या है ये रेडियन में है तो रेडियन में ही रख दीजिए, इसके बाद देखिए स्ट्रेस भी इन्होंने न्यूटन पर mm स्क्वायर में दिए तो इसको भी उसी तरह रख दीजिए, और जी की वैल्यू भी न्यूटन पर mm स्क्वायर में ही दिए तो इसको भी वैसे रख दीजिए। तो ये जो हम लोग सारा सवाल कर रहे हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर में कर रहे हैं, तो उससे हमारा आंसर सीधा आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 250 mm। देखिए बस इस सवाल में आपको ये समझना था कि ये जो सवाल है वो शाफ्ट की ट्विस्ट का है, क्योंकि जो बोरिंग बार होता है, बोरिंग बार इस प्रकार से होता है बोरिंग बार, ठीक, और ये जब मटेरियल के अंदर जाता है तो इस तरह से घूमता रहता है, तो इस पर एक टार्क लगता है जिसके कारण इसमें ट्विस्ट आ जाता है, इसमें क्या आ जाता है, ट्विस्ट आ जाता है। तो इन्होंने अभी बोरिंग बार के लिए सवाल दिया, ये कभी आपको ड्रिलिंग के लिए भी इसी सवाल बना के दे सकते हैं, और आपको इसी तरह से दूसरा सवाल जो बना के दे सकते हैं वो आपको बना के दे सकते हैं बोरिंग, ड्रिलिंग, और क्या कहते हैं दूसरा क्या होता है एक तरह, और रिमिंग, तीनों की कंडीशनों में टॉर्क लगता है, टैपिंग में भी टॉर्क लगता है, तो उसके सवाल इस प्रकार से बना के दे सकते हैं। तो इसमें आपको बस ये समझना था कि एंगल, ये शाफ्ट की ट्विस्टिंग का सवाल है। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द पावर ट्रांसमिटिंग ऑफ सॉलिड शाफ्ट ऑफ डायमीटर d and length L and rigidity G is subjected to pure torque. The maximum allowable stress is tau max. The maximum strain energy per unit volume in the shaft is given by. तो देखिए स्ट्रेन एनर्जी जब ट्विस्टिंग, कब कहानी ट्विस्टिंग के बारे में दे रही हो तो उस कंडीशन में जो हम लोग उस कंडीशन में जो स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला होता है वो आपका होता है स्ट्रेन एनर्जी U इक्वल टू 1 अपॉन टार्क इंटू थीटा। क्या होता है, टार्क इंटू थीटा, या इसी को दूसरे वर्ड में लिख सकते हैं 1/2 इक्वल टू थीटा को अगर हम लोग रिप्लेस कर दें तो जाएगा टी स्क्वायर यल डिवाइडेड बाय जी इंटू जे, ये हो जाता है। थीटा की हम लोग क्या लिख सकते हैं, जे क्या है, जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई पी, तो टी इक्वल टू हम जानते हैं टी इक्वल टू टी अपॉन आई पी इक्वल टू क्या होता है, जी थीटा बाई यल होता है। तो यहाँ पे हमने थीटा को रिप्लेस करके टी यल जी अपॉन आई पी, या जिसी को जे कहते हैं, इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, इसी को जे कहा जाता है, वो रख दिया। दूसरा फार्मूला ये बन जाता है 1/2 टी स्क्वायर यल अपॉन जी जे। ठीक, और अगर हम इसी को जो अभी आपका जो फार्मूला मिला यू की वैल्यू क्या मिली 1/2 टी स्क्वायर यल अपॉन 2 जी, और दूसरा फार्मूला क्या ना 1/2 थीटा। इसके अलावा एक और फार्मूला यही बन जाता है, वो अगर टाउ मैक्स के फार्मूले में देखें तो इधर टाउ मैक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g इंटू वॉल्यूम ऑफ शाफ्ट। क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ शाफ्ट। अगर वॉल्यूम ऑफ शाफ्ट के टर्म में देखें तो
तो स्ट्रेन एनर्जी क्या का फार्मूला क्या हो जाता है, टाउ मैक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g इंटू वॉल्यूम ऑफ शाफ्ट। तो इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि इन्होंने पूछा मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन द शाफ्ट, पर यूनिट वॉल्यूम पूछा है। तो पर यूनिट वॉल्यूम बनाएंगे तो इसमें हमने वॉल्यूम का डिवाइड कर देंगे तो ये वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा। तो मैक्सिमम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ मैक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, टाउ मैक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी, टाउ मैक्स स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है ए डायमीटर ऑफ ए सॉलिड शाफ्ट, ये 16वां क्वेश्चन है आज का। द डायमीटर ऑफ सॉलिड शाफ्ट मेड ऑफ माइल्ड स्टील रोटेटिंग अप 250 RPM इज 45 mm। मतलब जो डायमीटर डी दिया है और क्या है ये 250 RPM पर रोटेट कर रहा है, तो डी 45 mm डायमीटर का है। तो शाफ्ट इज डिजाइनिंग टू ट्रांसमिट 50 किलोवाट, जो शाफ्ट जो है उसको 50 किलोवाट ट्रांसमिट करना है, ये पावर दिया हुआ है। तो व्हाट विल बी द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा इफ़ द अल्टीमेट शियरिंग स्ट्रेस इज 427 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखिए इन्होंने एक शियर स्ट्रेस दे रखी है, अगर हम इस सवाल का शियर स्ट्रेस निकाल लें और फिर दोनों का अनुपात निकालें तो वही क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा। ठीक, तो सीधे सीधे उन्होंने दिया है। देखिए हम जानते हैं पावर P क्या होता है, पावर P दिया है उन्होंने 50 किलोवाट, ये इक्वल टू होता है टार्क इंटू ओमेगा होता है। तो टॉर्क की वैल्यू हमको पता नहीं है, तो ये जगह 50, इसको किलोवाट से आप वाट में बदल लीजिए, इंटू 10⁻³ इक्वल टू टॉर्क हम निकाल लेंगे इंटू ओमेगा की वैल्यू क्या है 2πn होता है, 2πn/60 से निकाल लेंगे। इसको सॉल्व कर दी थी, एन की वैल्यू कितने, एन की वैल्यू इन्होंने 250 दे रखी है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी। तो टॉर्क की वैल्यू आपकी जो आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी लगभग आपकी 1910 न्यूटन मीटर आ जाएगी। ठीक, तो ये आपकी टॉर्क की वैल्यू आ गई। जब टॉर्क की वैल्यू आ गई तो टाउ मैक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि टाउ मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इतनी बार हम लोगों ने सॉल्व किया तो आपको सीधे याद हो जाना चाहिए कि टाउ मैक्स की वैल्यू हो जाती है 16t/πd³ हो जाती है। ठीक, तो 16 इंटू टॉर्क की वैल्यू क्या थी 1910 डिवाइडेड बाई पाई इंटू d³ क्या है 45 mm दिया है उन्होंने डी डायमीटर, तो 45 का क्यूब। तो जो टाउ मैक्स की वैल्यू आ जाती है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी ये वैल्यू लगभग 106 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ जाएगी। ठीक, 106। तो देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है, तो देखिए हमारा जो टाउ मैक्स की वैल्यू है कितना है 106 है, जबकि जो मटेरियल वो कितना सह सकता है 427 तक सह सकता है ना। तो जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी वो इक्वल टू होता है अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय एक्चुअल स्ट्रेस या वर्किंग स्ट्रेस, एक्चुअल स्ट्रेस या वर्किंग स्ट्रेस। तो जो अल्टीमेट स्ट्रेस कितना है वो 427 डिवाइडेड बाय 106। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो इसकी वैल्यू जो आपकी लगभग आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली जो आ जाएगी 4 के करीब आ जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 4। ठीक, तो ये आज के लिए सवाल थे। देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी बड़ी इंपॉर्टेंट सर एग्जाम में सीधे आ जाता है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी सीधे फार्मूला याद कर लीजिए। ब्रिटेल मटेरियल के लिए जो होता है वो होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस या एक्चुअल स्ट्रेस। ठीक, और जो शिफ्ट वो मटेरियल होते हैं जो मतलब सॉफ्ट मटेरियल या डक्टाइल मटेरियल होते हैं, उसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फार्मूला होता है यील्ड स्ट्रेस मतलब जिस स्ट्रेस पे वो अपने प्लास्टिक फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक, प्लास्टिसिटी उसमें आ जाएगी। तो यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस या दूसरे में एक्चुअल स्ट्रेस इससे। ठीक फ्रेंड्स, तो आज जो मैंने आपको सॉल्व करा दिए ये है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के चैप्टर टॉर्जन ऑफ शाफ्ट से संबंधित क्वेश्चन। ठीक फ्रेंड्स, इसके पहले क्वेश्चन आपको
देखने हो तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से देख सकते हैं। यदि आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन भी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। यदि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और आज जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं इनका PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा, उससे प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा मैंने एक क्वेश्चन बैंक बनाया है, ठीक। वो क्वेश्चन बैंक मतलब उसमें क्या है, कई तरीके के क्वेश्चन दिए हैं, मतलब कई एग्जाम के क्वेश्चन हैं और उनके आंसर भी हैं। तो उसका भी एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको UPRUNL AE का जो अभी पेपर हुआ था उसका आंसर सहित इसके पहले जो इसरो के कई क्वेश्चन पेपर हुए उसके, बार्क के जो क्वेश्चन हुए हैं उसके, और इसके अलावा भी 2014-2016 में जो भी UPRUNL का पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस भी उसमें आंसर सहित दिए हुए हैं। तो आप उसको देख करके आप अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं, ठीक। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन समय पे मिलते रहे। तो फिर मिलेंगे आपके से नए प्रश्नों के साथ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के। अगला जो चैप्टर में सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चन वो होंगे कॉलम से संबंधित सवालों को सॉल्व कराऊंगा, आयलर्स थ्योरी और उससे संबंधित जो भी अगर क्वेश्चंस होते हैं तो उसके अनुसार आप अपनी तैयारी जा कर लीजिएगा, ठीक। कोई भी तो आपको कोई प्रश्न पूछना हो या कुछ बीच में समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके नीचे बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक। तो फ्रेंड्स, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं, इसलिए आप अपनी तैयारी जारी रखिए, ठीक। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के लिए, तब तक आपकी तैयारी परफेक्ट होती जाए, यही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद।